बाजार नहीं आते ना कुछ नहीं, कहीं दिखते नहीं। तब उनको और शक होने लगा कि इन लोग शायद नक्सली लोग हैं, इसलिए। ये खबर चुनावी नहीं है, लेकिन चुनाव से जुड़ी जरूर है। यही वो वक्त होगा जब आप बस्तर के इस हिस्से की जनता के मुद्दे, सवाल, परेशानी को ठीक तरह से समझ पाएंगे। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जब आप जनता के मुद्दे, सवाल, नाराजगी से जुड़ी खबरें देख रहे होंगे, उस वक्त हम बस्तर के इस कोने से उस गांव की तस्वीर, उस गांव के लोगों की बातचीत आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जहां लोग चुनाव पर बिल्कुल अलग मुद्दों से जूझ रहे हैं। गांव के लोग चाहते हैं कि उनके गांव में विकास तो हो, लेकिन उन्हें ठीक तरह से पता नहीं कि ये विकास कैसा होगा। कई लोग जो जेलों में बंद हैं, वे चाहते हैं कि वो रिहा हो। गांव में सड़क, पानी, बिजली आजादी के बाद भी पूरी तरह से अब तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन बेहतर ये है कि बदलाव हो रहा है और ये तस्वीर इस खबर में आप देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर बस्तर संभाग मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर बसा गांव चांदामेटा। इस गांव के नजदीक तुलसी डोंगरी की पहाड़ी ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा को विभाजित करती है। इन पहाड़ियों पर कोई पहरा नहीं है। घना जंगल, ऊंची पहाड़ियां और पथरीले रास्ते इस क्षेत्र को आवाजाही के लिए मुश्किल बनाते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, और इस संभाग मुख्यालय से बमुश्किल 60 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। ये बहुत ही चर्चित नाम है। आप धुंध में देख पा रहे होंगे जिस पहाड़ का आकार, इस पहाड़ का नाम है तुलसी डोंगरी। ये वो पहाड़ है जिसे कहा जाता था कि माओवादी अबुझमाड़ की तरह इस पूरे जोन को विकसित कर रहे हैं। यहाँ पहुंचना नामुमकिन है, और यहाँ पर जो आम बसाहट है, उनके परिवारों में से कई लोग नक्सलियों के साथ रहे, और जो नक्सलियों के साथ नहीं रहे उन्हें गांव छोड़ना भी पड़ा। ये वो गांव है जहां पर पहली बार मतदान भी होना जा रहा है। आजादी के बाद इस गांव के लोग मतदान करने के लिए न के बराबर जाते थे, क्योंकि यहाँ के बूथ शिफ्ट कर दिए जाते थे। जगदलपुर संभाग मुख्यालय के नजदीक इस गांव में पहली बार वोट हो रहा है, और ये जो पहाड़ है तुलसी डोंगरी, इसके ठीक दूसरी तरफ उड़ीसा की सरहद लगती है। वो इलाका भी अपेक्षाकृत कम विकसित है। ये ऐसा गांव है जहां के लोग चुनाव, सरकार और मतदान शब्दों से तकरीबन अनजान हैं। 5 सालों में एक बार गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर वोटिंग जरूर होती रही, लेकिन लोकतंत्र ने सही मायनों में कभी यहां अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई, बल्कि माओवादियों की समानांतर सरकार जरूर यहां दशकों तक मौजूद रही। यहां आजादी के बाद विकास का परचम तो नहीं लहराया, बल्कि सामाजिक न्याय का झंडा उठाए कुछ लोग जरूर पहुंचे। माओवादियों के मंसूबों को यहां जमीन मिलने लगी तो संगठन बने और गांव के लोग एक अतिवादी विचारधारा की जकड़ में आने लगे। नक्सल गतिविधियों के बढ़ने के साथ ही फोर्स की आमदरफ्त भी बढ़ने लगी और एक हिंसक संघर्ष का अंतहीन सिलसिला चल पड़ा। नक्सल शिकंजा जब यहां कस चुका था, तब उस दौर में कभी फोर्स गांव में पहुंचती तो ग्रामीण जंगल में भाग जाते, कहीं फोर्स उन्हें पकड़ ना ले। इसके लिए पटाखे का इस्तेमाल किया जाता, जिससे पूरे गांव में फोर्स के पहुंचने की जानकारी मिल जाती। डर के मारे उनके साथ रहते थे, काम करते सर। अब उसके चक्कर में अब बाजार भी नहीं जाते थे। अब ऊपर से और शक होने लगा पुलिस वाले को कि बाजार नहीं आते, ना कुछ नहीं, कहीं दिखते नहीं। तो अब उनको और शक होने लगा कि इन लोग शायद नक्सली लोग हैं, इसलिए नाम चढ़ा देते थे। ये वो शहीद स्मारक है जिसे नक्सल संगठन ने बनवाया है। यहाँ ट्रेनिंग बैठकें होती थी और सरकारी संस्थानों सहित पुलिस कर्मियों पर हमले की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस इलाके में सड़क पहुंचने पर हालात बदलना शुरू हुए। साल 2005 में जब दक्षिण बस्तर में सलवा जुडूम शुरू हुआ, तब संभाग मुख्यालय के नजदीक कांगेर नेशनल पार्क में माओवादियों ने अपना नया ठिकाना बनाना शुरू किया। 200 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला यहाँ का जंगल ओडिशा का सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से जल्द ही माओवादियों की सुरक्षित जगह बन गया।
मात्र 5 सालों में ही माओवादियों की दरभा डिवीजन कमेटी दंडकारण्य जोन में सबसे खतरनाक नक्सली संगठन के रूप में उभरी और 2013 में झीरम घाटी हमले में ये बात साबित भी हो गई कि इस इलाके में माओवादियों की पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है। इस हमले में माओवादियों ने न केवल बस्तर टाइगर कहे जाने वाले जाबाज महेंद्र कर्मा की बेरहमी से हत्या की, बल्कि इसके साथ ही कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप को एक झटके में खत्म कर दिया। फिर एक के बाद एक साल भर के भीतर ही सुरक्षा बल के जवानों सहित 55 से अधिक हत्याएं माओवादियों की दरभा डिवीजन कमेटी ने की। नक्सल प्रभाव बढ़ने के बाद इलाके के गांव वीरान होने लगे। जो माओवादियों के सपोर्ट में नहीं थे वो पलायन करते गए। पहले यहां 350 से अधिक परिवार रहा करते थे, पर माओवादियों का दबदबा और दबाव बढ़ने की वजह से धीरे धीरे गांव खाली होते गए। कई ग्रामीण आंध्र प्रदेश चले गए तो कई तेलंगाना और कुछ किसी और इलाके में। कुछ ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुख कर लिया। गांव में अब करीब 80 परिवार ही रहते हैं। इनमें से भी कई परिवार तब यहाँ लौटे जब पुलिस का कैंप यहाँ खुला। देखिए, ये बस्तर के गांव की बड़ी अजीब हकीकत है कि ये गांव के लोग हैं, इनका कहना है कि बहुत सारे लोग नक्सल संगठन में जुड़े नहीं होते, लेकिन फोर्स के डर से कि वो उन्हें जेल भेज देगी इसलिए भाग खड़े होते हैं। दबाव होता है, पकड़े जाने पर आत्मसमर्पण करते हैं और बाद में पुलिस बन जाते हैं। जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं वो पुलिस बन जाते हैं। गांव में पहले भी दबदबा उनका होता था और जब वो पुलिस के साथ चले जाते हैं तब भी गांव में दबदबा उनका होता है। अंतर ये है कि अब सरकार और लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं और संस्थाएं हैं वो गांव में संचालित होने लगती हैं। चांदमेटा और इसके कई गांवों में माओवादियों की दरभा डिवीजन कमेटी जड़े जमाने में कामयाब हुई, तो इसकी वजह थी यहां का पिछड़ापन। गांव के निवासी पांडु कभी यहां एरिया कमेटी के प्रमुख थे, जिन्होंने बाद में सरेंडर किया। पांडु उस दौर को कुछ इस तरह याद करते हैं। कितना साल हो गया नक्सलियों के साथ रह के? कम से कम 15 साल हो गया सर। 15 साल से? जी सर। अच्छा। क्या क्या करना पड़ता था? गांव वाला को तो कुछ झगड़ा उगड़ा होने वाला को उसको समझाना है, वो पार्टी रहने से पार्टी के साथ में रहना है। कुछ दिवस आते हैं, वो दिवस को जनता को इकट्ठा करके ले जाना है, उसको भाषण देना है, यही है। तो फिर तुमने सरेंडर कैसे कर दिया? मैं तो यहाँ कैंप आया सर, मेरे सानामेटा गांव में कैंप आया, उसीलिए पार्टी भी थोड़ा दूर हो गया, उसीलिए तो गांव वाला भी पूरा जल्दी यहाँ समर्थन किया। आपको मिला, मैं अकेला होगा तो पार्टी थोड़ा दूर हो गया, उसीलिए मैं अकेला कैसे रहेंगे बोल के मैं भी सरेंडर किया हूँ सर। अच्छा, तो वो लोग मना नहीं किए क्यों सरेंडर कर रहे? वो तो मना करता था सर, लेकिन मैं चुप के आया हूँ सर। चुप के आए हो? गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ के कई नक्सली समर्थक या तो जेल में बंद हैं या फिर नक्सली संगठन में स्थायी सदस्य बनकर गांव छोड़ चुके हैं। कभी कभी लौट कर आते हैं, पर अब गांव में उनकी धौंस नहीं चलती, क्योंकि गांव के ही लोग उनका विरोध करते हैं। साल 2013 में हुई घटना ने सरकार को सचेत किया, जिससे हालात बदले और फोर्स ने जंगल का रुख किया। नए कैंप खुले और पहली बार आजादी के बाद गांव में सड़क पहुंची। गांव के युवाओं का मन बदला, वो नक्सली संगठन से पहले ही परेशान थे। चांदामेटा इकलौता ऐसा गांव है जहां की आधी आबादी कभी नक्सली संगठन से ताल्लुक रखती थी। तो अब कितने लोगों को तुमने अपने साथ गांव के लोगों को जोड़ा? गांव वाले बता रहे थे कि लगभग हर घर से एक व्यक्ति नक्सली है। हर घर में सर पूरा संगठन में था। कितना? बाकी वो घर तो कम से कम 50-60 घर है सर। 50-60 घर है जी। वो सब से घर से एक नक्सली? हाँ, ये जवान रहने वाला तो पूरा तो संगठन नहीं था सर। कैसे ले जाते थे उन लोग को? उसको मैं उठा के ले जाना है, ये काम है मेरा, साथ में घूमना है बोल के मैं ले जाता था सर। जबरदस्ती कर देते? नहीं तो जबरदस्ती भी नहीं, आने वाला को गाली भी दिया हूँ सर।
अच्छा 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 अच्छा। नहीं आने से उनको धमकाते थे? जी, उसको नहीं लेने से वो लीडर लोग भी मेरे को गाली देते थे। अच्छा अच्छा, लेके आओ बोलते थे? जी। अब तो यहाँ घरों में तिरंगा नजर आने लगा है। इससे पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी पर भी माओवादी यहाँ काला झंडा फहराया करते थे। इस बार के चुनाव में शायद पहली दफा यहाँ सियासी दलों के झंडे भी दिखाई पड़ रहे हैं और भाजपा के कुछ बैनर भी दिखाई दिए। पहले नक्सली दहशत की वजह से यहाँ तक लोग आते ही नहीं थे। स्कूल के शिक्षक भी अब बच्चों को पढ़ाने गांव तक पहुंच रहे हैं। तो ये एरिया कैसा एरिया है बताइए? एरिया तो अच्छा है सर, एरिया अच्छा है। हाँ। ठीक है, गांव वाले भी ठीक है। नहीं, डर नहीं है। क्या बदल गया पिछले कुछ? अभी यहाँ बिजली आ गया, रोड आ गया, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे अब स्कूल भी हो गया, तो सब बच्चे पढ़ना चालू कर दिए। कब से शुरू हुआ स्कूल? पिछले साल से हुआ है सर यहाँ। पिछले साल से शुरू हुआ? पहले स्कूल था लेकिन बंद पड़ गया था स्कूल, अभी फिर स्टार्ट कर दिए हैं स्कूल को यहाँ। हाँ। आप लोग कैसे आना जाना करते थे पहले? पहले पैदल आना जाना होता था सर यहाँ। रोड वोड नहीं था, रोड का कोई ठिकाना नहीं था। अब रोड वोड सब चीज ओके हो चुका है, तो सब आना जाना हो जाता है। तो डर रहता था पहले? अब पहले कुछ डर रहता था सर, सेंसिटिव एरिया है करके। सिर्फ 2 सालों के भीतर ही लोकतंत्र का चेहरा गांव में दिखाई देने लगा है। अब युवा अपने भविष्य को लेकर पहले के मुकाबले निश्चिंत नजर आते हैं और खुद को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पूरा उत्साह दिखाते हैं। जी सर, इस बार मतदान करेंगे, सभी लोग करेंगे सर। और हम लोग ऐसे ठान लिए हैं सर, हम लोग युवा लोगों के साथ ठान लिए हैं सर कि सभी लोगों को वोटिंग करवाएंगे। वोटिंग करवाना है घर? क्या बोल रहे, चुनाव के लिए तो बस बीजेपी पे लगे हुए हैं हम लोग भी, यहाँ गाँव वाले लोग बीजेपी के लिए लगे हुए हैं? जी सर। क्यों, ऐसा क्या अच्छा लगता है उसमें? उसमें क्या है, तो कुछ तो नहीं है। कुछ वायदा किए हैं वो लोग? नहीं किए हैं सर। अभी नहीं किए हैं? जी। अच्छा, लेकिन आप लोग कोशिश में हो उसकी? जी। तो दोगे तुम वोट? हाँ। जाओगे देने? यही पर देने से जाओगे ना। अच्छा, कितने आबादी है गाँव में यहाँ पर? हाँ सर, बहुत कम से कम 7 पारा तो है। 7 पारा है जी। कितने लोग होंगे वहाँ पे जो वोट डालेंगे? हाँ, ये कम से कम 300-400 तक हो गया। लोकतंत्र की पहली चौखट यानी मतदान केंद्र की सौगात इस गांव को मिली है। अब यहां गांव के लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। चिन्हारी लोकतंत्र के, जी हाँ, निर्वाचन आयोग का ये लोगो लोकतंत्र का यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि ये पूरी इमारत ही बस्तर के इस हिस्से में लोकतंत्र के पहुंचने का प्रतिनिधित्व करती है। चांदामेटा गांव के लोग पहली बार इसी मतदान केंद्र में अपना वोट देंगे। इस गांव में 328 मतदाता हैं जो पहली बार अपने गांव में वोट कर सकेंगे, और ऐसा संभव हुआ है सुरक्षा की वजह से और गांव में बदलते माहौल की वजह से। इससे पहले माओवादियों के बहिष्कार की वजह से गांव के लोग अपने गांव में वोट नहीं कर पाते थे। ऐसे 120 मतदान केंद्र बस्तर के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए हैं, जहां पर पहली बार गांव के लोग अपने गांव में वोट कर सकेंगे। जिस वक्त हम गांव से वापस लौट रहे थे, सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट से हमारी मुलाकात हुई। हमने उनसे जाना कि कैसे ओडिशा सीमा से लगे इस गांव में यह बदलाव आया। बस्तर के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में से ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर पहली बार वोटिंग हो रही है। चांदामेटा में भी वोटिंग है, और ऐसे में इन इलाकों को नक्सल मुक्त करने के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, पुलिस है, डीआरजी है, इन लोगों ने बड़ा काम किया है, जिससे बस्तर का बड़ा इलाका नक्सल प्रभाव से मुक्त हुआ है। कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे संभव हुआ, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीआरपीएफ 80 बटालियन के राजू वाघ जी हैं, कमांडेंट हैं और असिस्टेंट कमांडेंट हैं, और इस वक्त चांदामेटा में ही पोस्टेड हैं। बहुत मुश्किल इलाका लग रहा है ये देखने में भी, और दशक से एक तरह से कब्जे में था माओवादियों के। हमने लोगों से भी बात की, वो खुद बता रहे थे कि पूरा का पूरा गाँव एक तरह से उनके प्रभाव में था। कैसे मुमकिन हुआ यहाँ पर इतना बदलाव? देखा जाए तो 1-1.5 साल हुआ एक कैंप इस्टेब्लिश्ड हुआ तब से लेकर आज तक। 1.5 साल पहले सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ पे नक्सल का ट्रेनिंग होता था, तो
ये ट्रेनिंग ग्राउंड भी माना जाता था और प्लस क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी यहाँ उड़ीसा छत्तीसगढ़ का मूवमेंट भी होता था जी। लेकिन जब से कैंप लगा है तब से मुझे लगता है कि लोगों में एक विश्वास आ गया है कि अब पुलिस आई है, हम सिक्योर है। और जो कैंप लगने के बाद सीआरपीएफ ने इतने सारे सिविक एक्शन प्रोग्राम किए तो जो छोटी छोटी ज़रूरतें थी वो लगभग हर समय पूरा करता रहा सीआरपीएफ। और उसकी वजह से यहाँ के जो नक्सल मूवमेंट थी तो मोस्टली कट आउट हो गए, लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, लोग जो पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करने लगे। बहरहाल ये भी था कि हर घर में एक नक्सल केस के अंदर एक जेल में था। हाँ, तो जब आप लोग आए तब? हाँ। और लगभग ऐसे कितने परिवार होंगे, कितने घर होंगे ऐसे? ऐसे लगभग 26 लोग जेल में थे। ओके। तो हमने कुछ अंडर ट्रायल थे, कुछ कन्विक्टेड थे, तो बहुत सारे लोगों को जो अंडर ट्रायल थे उनको छोड़ा भी था, बेकसूर लोगों को। तो उसकी वजह से और ट्रस्ट बढ़ गया, गाँव वाले और सपोर्ट करने लगे। तो ये एक अचीवमेंट रहा। राजू बाग जी, आप हम चांदा मेटा के उस कैंप में मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि आम जनता गोलबंद होकर अब पुलिस के साथ है। जो है ये वो अधिकारी हैं जिनकी वजह से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में माहौल बदल रहा है। कभी नक्सलवाद का हिमायती रहा पांडु अब लोकतंत्र में आस्था दिखा रहा है। एक समय जो लोगों को नक्सली हिंसा से जोड़ता था वही अब लोगों से चुनावी व्यवस्था से जुड़ने की अपील कर रहा है। ये बदलाव बस्तर को नई उम्मीद दे रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में बीते 4 सालों में 500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका नक्सल मुक्त पुलिस बता रही है। इन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का तो विकास हुआ ही है, साथ ही आम जनजीवन भी बहाल हुआ है। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि गांव के लोगों की कैसी मुश्किलें होती हैं और किन परेशानियों से वो दो चार होते हैं और कैसे आज़ादी के बाद लोकतंत्र बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक धीरे धीरे पहुंचने लगा है। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर।